नमस्ते बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th का बायोलॉजी चैप्टर 1 का जैव प्रक्रम का क्वेश्चन देखने वाले हैं जो 2027 के एग्जाम में आने की संभावना है। यह प्रश्न 2011 से लेकर के 2026 तक में जो भी पूछे गए हैं उसका संग्रह है। एक क्लास जो आज का क्लास होने वाला है आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करेंगे और लाइक और कमेंट जरूर करिएगा, जिससे हमें ऊर्जा मिले और आपके लिए ऐसे ही वीडियो हम लाते रहें। आइए अब हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न है, पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एक एडीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? बाबू, पहला प्रश्न है कि पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एक एडीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? तो एडीपी का पहले अगर पूरा नाम कहा जाए तो एडिनोसिन एडिनोसिन डाइफॉस्फेट होते हैं। एक एडीपी के टूटने से जो ऊर्जा मुक्त होती है वह 30.5 किलो जूल प्रति मोल। कहने का अर्थ है बच्चों कि अगर एक एडीपी टूटेगा तो एक मोल से 30.5 किलो जूल ऊर्जा मुक्त होती है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? जो हम लोगों का हृदय है, इसमें कितने कोष्ठ होते हैं? मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो आपको याद रखना है, जो मानव हृदय होते हैं उसमें 4 कोष्ठ होते हैं। मानव हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं बच्चों। इस प्रकार से मानव हृदय का आकृति कुछ रहता है। ऊपर वाले भाग को आलिंद बोला जाता है, आलिंद, और नीचे वाले भाग को निलय बोला जाता है, निलय। अगर बात किया जाए तो इसे दायां निलय बोला जाता है, दायां निलय बोला जाता है बाबू, और इसे बायां निलय बोला जाता है। इसे हम लोग बायां अलिंद कहते हैं, बायां अलिंद। और ए साइड जो हमारा होगा वह दायां अलिंद होगा। तो याद रखिएगा कि मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो 4 कोष्ठ होते हैं बच्चों। मानव हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं, 4 कोष्ठ होते हैं। आगे का प्रश्न है, मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब। मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब जो होता है, मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब वह 120/120 mmHg होता है। मानव हृदय का अगर औसत प्रकुंचन दाब कहेगा तो 120/80 mmHg, 120/80 mmHg होता है। पौधों में बाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? कहता है बाष्पोत्सर्जन क्रिया जो है, पौधा अतिरिक्त जल से छुटकारा जो पाते हैं वह बाष्पोत्सर्जन क्रिया द्वारा। और यहाँ पे पूछा गया है कि पौधा में बाष्पोत्सर्जन किस भाग से होते हैं? तो याद रखिएगा कि पौधा में बाष्पोत्सर्जन पत्ती में पाए जाने वाले रंध्र के द्वारा होता है। पौधा में जो बाष्पोत्सर्जन होता है प्यारे बच्चों, वह पत्ती में पाए जाने वाले रंध्र के द्वारा। तो ऑप्शन हमारा पत्ता हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। कृत्रिम वृक्क, कृत्रिम जो वृक्क है किन अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर से अपोहन द्वारा पृथक्करण करता है? जो कृत्रिम वृक्क है वह किन अपशिष्ट अर्थात बेकार पदार्थ को रुधिर से, रुधिर कहने का अर्थ बच्चों रक्त को अपोहन द्वारा पृथक्करण करता है।
तो आप याद रखिएगा नाइट्रोजन का। किसका? नाइट्रोजन का। किसका बच्चों? नाइट्रोजन का। नेक्स्ट प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? तो जब प्रकाश संश्लेषण होता है बच्चों, प्रकाश संश्लेषण, तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा जो प्राप्त होता है वह ग्लूकोज प्राप्त होता है। प्रकाश, जब पेड़ पौधे सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण करते हैं तो जो पदार्थ बनता है उसका नाम ग्लूकोज है, और ग्लूकोज का सूत्र C6H12O6 होता है। तो आप अच्छी तरह से याद रखिएगा कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा ग्लूकोज की प्राप्ति होती है, ग्लूकोज की प्राप्ति होती है। पादप में फ्लोएम संवाहक होता है। कहने का अर्थ है कि जो फ्लोएम का कार्य है वह क्या है? पहले आप ये समझिए फ्लोएम क्या है। तो फ्लोएम और एक और होता है जाइलम। ये दोनों को जो कहा जाता है वह संवहन उत्तक कहा जाता है। संवहन उत्तक जो कहा जाता है फ्लोएम और जाइलम का। फ्लोएम का अगर कार्य कहा जाए बच्चों, फ्लोएम का कार्य तो जल का परिवहन करना। फ्लोएम का जो कार्य है वह जल का परिवहन करना है। और माफी चाहेंगे बच्चों, माफी चाहेंगे बाबू, गलती से बोला गया। फ्लोएम का कार्य जो है वह भोजन का परिवहन करना, और जा से जाइलम और जा से जल का परिवहन। माफी चाहेंगे, थोड़ा सा गलती बोला गया था, थोड़ा सा गलती हो जाता है बाय मिस्टेक, उसके लिए माफी चाहेंगे। इसको बहुत बड़ा इशू नहीं बनाया जाए। पादप में दो संवहन उत्तक होते हैं, एक होते हैं फ्लोएम और एक होते हैं जाइलम। फ्लोएम का कार्य है भोजन का परिवहन करना, और जाइलम का कार्य है जल का परिवहन करना। जो फ्लोएम है यह भोजन को ऊपर एवं नीचे दोनों दिशा में परिवहन करता है। जो फ्लोएम है यह भोजन का परिवहन ऊपर भी करता है और नीचे भी करता है, लेकिन जो जाइलम है जल का परिवहन नीचे से ऊपर की ओर करता है, नीचे से ऊपर की ओर करता है। बच्चों याद रखना है, फ्लोएम भोजन को ऊपर नीचे दोनों ले जाएगा, लेकिन जाइलम जो है वह भोजन जल को नीचे से ऊपर ले जाते हैं। तो फ्लोएम संवाहक जो होता है वह भोजन के लिए फ्लोएम है। पाइरूवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है, और यह क्रिया कहाँ होती है? जब पाइरूवेट विखंडित होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है, जल प्राप्त होता है और ऊर्जा प्राप्त होता है। यह क्रिया कहाँ होती है? तो अगर शरीर में ऊर्जा का बात किया जाए बच्चों, ऊर्जा का, तो एक ही आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि हमारे शरीर में ऊर्जा निर्माण करने का जो काम है वह माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस, कोशिका का पावर हाउस अर्थात ऊर्जा गृह कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को, पावर हाउस को ऊर्जा गृह कहेंगे हिंदी में। पावर हाउस को हिंदी में ऊर्जा गृह कहा जाता है। तो प्रश्न क्या पूछा है कि पाइरूवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है, और यह क्रिया कहाँ होती है? तो यह क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। माइटोकॉन्ड्रिया का खोज अल्टमैन किए हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का जो खोज कहा जाता है वह अल्टमैन नामक वैज्ञानिक को कहा जाता है।
आगे का प्रश्न देखिएगा, मनुष्य में वृक्क का कार्य क्या है। सीधा सीधी आपसे कभी कभी सवाल पूछेंगे कि वृक्क का कार्य क्या है। तो वृक्क का जो कार्य है बच्चों, वृक्क एक तंत्र है या इसका जो संबंध है वह उत्सर्जन से है। तो आप याद रखिएगा, मनुष्य में वृक्क जो संबंधित है, वृक्क एक अंग का नाम है और इसको इंग्लिश में किडनी बोला जाता है। वृक्क को इंग्लिश में किडनी बोला जाता है और यह जो इसका जो संबंध है वह उत्सर्जन से है। किससे है? उत्सर्जन से। पादप में जाइलम का कार्य क्या है। पादप में जाइलम का कार्य, तो आप याद, जा से जाइलम और जा से जल का परिवहन, जल का परिवहन याद रखना है कि जाइलम जैसे ही रहेगा तो जा से जाइलम और जा से जल। तो याद रखना है बच्चों कि पौधों में जाइलम का जो कार्य है वह जल के वहन के लिए, परिवहन को ही कहा जाता है। वहन जो बोला जाता है वह परिवहन को ही बोला जाता है। आगे के प्रश्न देखेंगे हम लोग। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। जब प्रकाश संश्लेषण होते हैं तो ऑक्सीजन प्राप्त होता है। गैस में ऑक्सीजन गैस। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में किस गैस का निर्माण होता है तो वह गैस जो है वह ऑक्सीजन का निर्माण होता है। लेकिन यह जो ऑक्सीजन गैस बनता है वह किसके टूटने से बनता है? तो जो यह प्रकाश संश्लेषण में जो यह ऑक्सीजन गैस बनता है यह जल के टूटने से बनता है। याद क्या रखना बच्चों कि प्रकाश संश्लेषण में जो ऑक्सीजन बनता है वह जल के टूटने से बनता है, जल के टूटने से बनता है बच्चों। ऑप्शन नंबर ए सही है। मैग्नीशियम जो पाए जाते हैं किसमें पाए जाते हैं? मैग्नीशियम बाबू क्लोरोफिल में पाया जाता है। क्लोरोफिल को हिंदी में पर्णहरित कहते हैं। क्लोरोफिल को हिंदी में पर्णहरित कहते हैं। इसके कारण पेड़ पौधे हरे होते हैं। पेड़ पौधे जो हरे होते हैं वह क्लोरोफिल के कारण। आपको याद रखना है कि पेड़ पौधे हरे होते हैं क्लोरोफिल के कारण। और क्लोरोफिल में जो तत्व पाया जाता है, जो धातु पाया जाता है, उसका नाम प्यारे बच्चों मैग्नीशियम है। क्लोरोफिल में जो तत्व या धातु जो पाया जाता है उसका नाम मैग्नीशियम है प्यारे बच्चों। मनुष्य में वृक्क संबंधित है। अभी थोड़ा देर पहले हम यह प्रश्न देखे थे कि मनुष्य में जो वृक्क संबंधित है यह उत्सर्जन क्रिया से संबंधित है। मनुष्य में जो वृक्क संबंधित है यह उत्सर्जन से संबंधित है। बेकार पदार्थ को शरीर से बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है। बेकार पदार्थ को, जिस पदार्थ का हमारे शरीर में कोई आवश्यक नहीं है, उस पदार्थ को शरीर से बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है। अभी गर्मी के दिनों में आप सभी को पसीना निकलते हैं, यह एक उत्सर्जन क्रिया के अंतर्गत, और जो पसीना निकला वह उत्सर्जी पदार्थ कहलाता है। और जिस अंग से निकलते हैं उसे हम लोग उत्सर्जी अंग कहते हैं बच्चों। तो याद रखिएगा वृक्क का काम उत्सर्जन करना है। इथाइल अल्कोहल, अगर बात किया जाए इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है? इथाइल अल्कोहल का जो सूत्र होता है प्यारे बच्चों, इथाइल अल्कोहल का सूत्र वह C2H5OH होता है। इथाइल अल्कोहल का सूत्र C2H5OH होता है और यह जो बनता है अवायवीय श्वसन में बनता है। अवायवीय श्वसन को अनॉक्सी श्वसन भी कहते हैं। अवायवीय श्वसन को अनॉक्सी श्वसन
भी कहते हैं बच्चों। तो याद रखना है कि इथाइल अल्कोहल अवायवीय श्वसन में बनता है। स्वपोषी पोषण, वैसा पोषण जिसमें कोई जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जिसमें कोई जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसे हम लोग स्वपोषी पोषण कहते हैं। और स्वपोषी पोषण के लिए जो आवश्यक है, गैस में CO2 चाहिए, जल चाहिए, सूर्य का प्रकाश सनलाइट अर्थात सूर्य का प्रकाश बच्चों, सूर्य का प्रकाश चाहिए ही चाहिए। और एक और सा चाहिए, वह क्लोरोफिल। इतना पदार्थ रहने पर ही पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण कर पाते हैं। और हम लोगों में को पेड़ पौधे के अलावा और किसी में हरित लवक नहीं पाया जाता है। अगर हरित लवक पाया जाता तो हम लोगों को भी खाना बनाने का कोई टेंशन नहीं। हम लोग को जब भूख लगता, जब धूपा में आ जाते, प्रकाश संश्लेषण होता, पेट भर जाता है कि नहीं। लेकिन सिर्फ पेड़ पौधे, नीलहरित शैवाल और कुछ प्रोटिस्टा है जिसमें प्रकाश संश्लेषण होते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक इतना है, लेकिन ज़्यादा जो जरूरी है वह क्लोरोफिल है। क्यों? क्योंकि CO2 हम लोग की भी वायुमंडल से मिल सकता है, CO2 हम लोगों को भी वायुमंडल से मिल सकता है। जल के लिए तो हम लोग के पास इतना विकास कर लिए हैं कि समसेबुल गढ़वा लिए हैं, है कि नहीं। हम लोगों को जल भी मिल जाएगा, सूर्य का प्रकाश भी मिल जाता है। अभी तो हम लोग सूर्य के प्रकाश से दूर भाग रहे हैं कि गर्मी लग रहा है। और यही जो क्लोरोफिल है हम लोगों में नहीं पाया जाता है, जिसके कारण प्रकाश संश्लेषण संभव हम लोगों में नहीं है। तो याद रखिएगा, स्वपोषी पोषण के लिए CO2 चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इनमें से सभी। आइए, मानव में डायलिसिस थैली। मानव में, हमारे शरीर में जो डायलिसिस होता है वह मानव में डायलिसिस थैली का नाम नेफ्रॉन है। नेफ्रॉन है बच्चों, मानव में डायलिसिस थैली का नेफ्रॉन क्या बोलिएगा, नेफ्रॉन। और यह वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। जो नेफ्रॉन है यह वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। और यही जो है वह डायलिसिस थैली है, डायलिसिस थैली है बच्चों। निम्न में कौन एक जैविक प्रक्रिया द्वारा अपघटित होने वाले पदार्थ है? कह रहा है कि 4 पदार्थ है, जिसको में कौन से पदार्थ है जिसको छोटा मोटा कीड़ा मकोड़ा खा जा सकता है, जिसको छोटा मोटा कीड़ा मकोड़ा खा जा सकता है। तो आप याद रखिएगा, सूखे घास, इसको सड़ गल जाएगा। प्लास्टिक, पॉलीथीन गैस यह कभी नहीं सड़ता है बच्चों, पॉलीथीन गैस कभी नहीं सड़ता है। रबर यह भी नहीं कभी सड़ने वाली चीज है। प्लास्टिक की बोतल यह भी नहीं सड़ने वाली है। जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े अपघटक के द्वारा टूट जाते हैं, सड़ गल जाते हैं, उसे हम लोग अपघटित होने वाले पदार्थ कहते हैं। और इसको में ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे, कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? कवक में जो पोषण की विधि पाई जाती है वह मृतजीवी। कहने का अर्थ है जो कवक है अपना भोजन मरे हुए पेड़ पौधे एवं जीव जंतु के शरीर से प्राप्त करता है। जो कवक है अपना भोजन मरे हुए पेड़ पौधे एवं जीव जंतु से प्राप्त करता है, इसीलिए कहा जाता है कवक में पोषण का जो विधि है वह मृत जीवी है बच्चों। कैसा है? मृत जीवी है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। भोजन का पचना किस प्रकार का क्रिया है? भोजन का, हम लोग भोजन किए और हम लोगों के शरीर में जो भोजन पच गया, भोजन का पचना एक प्रकार का उपचयन अभिक्रिया है। उपचयन, अगर यही बात केमिस्ट्री में कहा जाता तो अपघटन भी हो जाता।
अगर यही बात केमिस्ट्री में कहा जाता तो अपघटन भी हो जाता। तो याद रखिएगा, भोजन का पचना उपचयन भी है और अपघटन भी है। कभी भी दोनों साथ में ऑप्शन में नहीं रहेंगे, कभी दोनों। अपघटन को विघटन भी बोला जाता है। तो याद रखिएगा, भोजन का पचना उपचयन, कभी दोनों ऑप्शन साथ में नहीं रहेंगे बच्चों। निम्नलिखित में कौन उभयलिंगी? उभयलिंगी ये जो एक्सरसाइज, ये एक्सरसाइज का नहीं है, ये जो है जीव जनन कैसे करते हैं, लेकिन बाई मिस्टेक आ गया, इसके लिए माफी चाहते हैं आप लोगों से, है ना। निम्नलिखित में कौन एक उभयलिंगी जीव है? उभयलिंगी जीव जिसमें नर एवं मादा एक ही जीव में पाए जाते हैं, नर एवं मादा एक ही जीव में पाए जाते हैं, उसे हम लोग उभयलिंगी जीव कहते हैं। और उभयलिंगी जीव में जो आता है केचुआ, केचुआ, केचुआ एवं हाइड्रा, हाइड्रा। देहात में इसको चेड़ा भी बोला जाता है, हम लोगों के साइड इसको चेड़ा भी बोला जाता है। हम लोग देहात से बिलोंग करते हैं, इसे चेड़ा भी बोला जाता है। याद रखिएगा कि केचुआ एवं हाइड्रा जो है यह उभयलिंगीय जंतु है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा, केचुआ, केचुआ सही होगा बच्चों। प्रश्न पढ़ेंगे, रक्त में आयरन, आयरन जो है वह लोहा को इंग्लिश में कहते हैं, आयरन, लोहा को इंग्लिश में आयरन कहते हैं। रक्त में लोहा की कमी से होने वाला रोग, तो लोहा की कमी से जो रोग होता है वह एनीमिया रोग होता है। लोहा की कमी से जो रोग होते हैं बच्चों वह एनीमिया रोग, इसको हिंदी में रक्त लपता, रक्त लपता, रक्त लपता, रक्त लपता भी कहते हैं। तो याद रखिएगा, रक्त में आयरन की कमी से एनीमिया रोग होता है या रक्त लपता होता है बच्चों। खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? खुला परिसंचरण तंत्र जो पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, कॉकरोच में पाया जाता है। खुला परिसंचरण तंत्र जो है वह ऑप्शन नंबर बी कॉकरोच में पाया जाता है बच्चों। खुला परिसंचरण तंत्र ऑप्शन नंबर बी कॉकरोच में पाया जाता है। क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? क्लोरोफिल का जो रंग होता है वह हरा होता है। आप लोग को तो पहले भी बताए कि क्लोरोफिल के कारण ही पेड़ पौधे हरे होते हैं। पेड़ पौधे क्या होते हैं? हरे होते हैं। तो याद रखना है, क्लोरोफिल वर्णक का रंग हरा होता है। क्लोरोफिल वर्णक का रंग हरा होता है बच्चों, क्लोरोफिल वर्णक का रंग हरा होता है। निम्नलिखित में कौन उत्सर्जन है? उत्सर्जन, उत्सर्जन जो बेकार पदार्थ को हमारे शरीर से बाहर निकालेगा, जो बेकार पदार्थ को हमारे शरीर से बाहर निकालेगा। हमारे शरीर से बाहर निकालने वाले बेकार पदार्थ को बाहर निकालने वाले एक प्रमुख उत्सर्जन अंग है, उसका नाम बच्चों ब्रिक है, किडनी। कौन सा? किडनी। बहुत अच्छे, किडनी, किडनी बच्चों। रक्त का थक्का बनने में सहायता होता है। रक्त को थक्का बनाने में कौन सा सहायता करता है? तो रक्त को थक्का बनाने में अगर विटामिन का बात करेगा, रक्त को थक्का बनाने में अगर विटामिन का बात करेगा तो आप विटामिन बोलिएगा के। रक्त को थक्का बनाने में अगर विटामिन का बात करेगा तो आप के बोलिएगा, लेकिन रक्त का अवयव करेगा तो आपको रक्त बिंबाणु, रक्त बिंबाणु, इसको प्लेटलेट्स भी बोला जाता है, प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स भी बोला जाता है। याद रखना है, रक्त को थक्का बनाने में, रक्त को थक्का बनाने में विटामिन कहेंगे तो के, और रक्त बिंबाणु या तो इसी को प्लेटलेट्स बोला जाएगा। ब्रिक की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? ब्रिक के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो ब्रिक की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन बोला जाता है प्यारे बच्चों। ब्रिक की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को जो बोला जाता है वह नेफ्रॉन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? नेफ्रॉन बोला जाता है। एक कोशिकीय शैवाल में जल का परिवहन किस विधि द्वारा होता है? एक कोशिकीय शैवाल में जो जल का परिवहन होगा वह विसरण क्रिया द्वारा होता है। एक कोशिकीय शैवाल में जो जल का परिवहन होगा वह विसरण क्रिया द्वारा होगा। लड्डू, किसके द्वारा? विसरण क्रिया द्वारा होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक मनुष्य में कितने दांत होते हैं? एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं? तो आपको याद रखना है कि दांत 32 होते हैं। एक वयस्क मनुष्य में दांत की संख्या 32 होते हैं और यह 4 प्रकार के होते हैं। यह जो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं। एक मनुष्य में अगर आपसे दांत पूछेगा तो 4 और 32 दांत होते हैं। कितने प्रकार के?
4 प्रकार के, और 20 दांत ऐसे होते हैं जो टूट करके पुनः उगते हैं। कितने दांत? 20 दांत। आपसे प्रश्न करेगा कि मनुष्य में कितने ऐसे दांत हैं जो टूटने के बाद पुनः उगते हैं, तो आपको बोलना है 20 दांत। लेकिन एक मनुष्य में दांत की संख्या तो 32। निम्नलिखित में किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में, अगर कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में कहेगा तो आपको याद रखना है, बच्चों कि कोशिका के ऊर्जा मुद्रा के रूप में, कोशिका के ऊर्जा मुद्रा के रूप में एटीपी को जाना जाता है। कोशिका के ऊर्जा मुद्रा के रूप में एटीपी को जाना जाता है। एटीपी का पूरा नाम एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, याद रहेगा प्यारे बच्चों। एटीपी का पूरा नाम एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट होता है। और अगर आपसे कहेगा कि ऊर्जा मुद्रा के रूप में तो एटीपी को जाना जाता है। लेकिन अगर आपसे कहा दिया कोशिकीय ईंधन किसे कहते हैं, तो अगर आपसे प्रश्न पूछ दिया प्यारे बच्चों कि कोशिकीय ईंधन किसे कहते हैं, तो कोशिकीय ईंधन ग्लूकोज को कहते हैं। किसको कहते हैं लड्डू? ग्लूकोज को कहते हैं। आप याद रखिएगा कि कोशिकीय ईंधन जो कहा जाता है वह ग्लूकोज को कहा जाता है। याद रहेगा आप लोगों को। आगे देखेंगे, पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? पत्तियों में, पेड़ पौधों में गैसों का आदान प्रदान जो होता है वह पत्ती में पाए जाने वाले रंध्र के द्वारा, पत्ती में पाए जाने वाले रंध्र के द्वारा। याद रहेगा आपको कि पौधों में गैसों का आदान प्रदान पत्ती में पाए जाने वाले रंध्र के द्वारा होता है, रंध्र के द्वारा। हृदय से रक्त को पूरे संपूर्ण शरीर में किसके द्वारा पंप किया जाता है? हमारे कहता है कि हृदय से रक्त को पूरे शरीर में कौन पंप करता है? आप यहाँ सुनिएगा, आप यहाँ हमारी बात को सुनिएगा बच्चों और समझिएगा। मान लिया जाए इस प्रकार का हृदय पाया जाता है, जानते हैं सबसे पहले या सीरा के द्वारा, किसके द्वारा बच्चों? सीरा के द्वारा रक्त जो आता है वह दाया अलिंद में आता है, दाया अलिंद में आता है। क्या बोले कि सीरा के द्वारा जो रक्त है वह दाया अलिंद में आता है। दाया अलिंद से रक्त जो है वह दाया नीलय में जाता है, दाया नीलय में जाता है। और दाया नीलय से बच्चों, दाया नीलय से जो रक्त है वह जो जाता है कहाँ? दाया नीलय से जाता है फेफड़ा में। कहाँ जाता है? फेफड़ा में। और फेफड़ा से आता है बच्चों बाया अलिंद में, बाया अलिंद में आता है। और बाया अलिंद से बाया नीलय में आता है, बाया नीलय। अब बाया नीलय से जुड़ा रहता है धमनी, बाया नीलय से धमनी जुड़ा रहता है और इसी धमनी के द्वारा पूरे शरीर में रक्त पंप होता है। तो आपसे कहेगा कि हृदय से रक्त जो है पूरे शरीर में पंप किया जाता है, तो नीलय के द्वारा कौन सा नीलय? बाया नीलय। कौन सा? बाया नीलय। क्लियर? कौन से यंत्र का उपयोग? रक्तदाब, ब्लड प्रेशर को मापने के लिए रक्तदाब, एक समान मनुष्य का रक्तदाब 120/80 mmHg होता है। एक समान मनुष्य का रक्तदाब 120/80 mmHg होता है। और रक्तदाब को मापने के लिए स्फिग्नोमैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है, स्फिग्नोमैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। पुनः बोलिएगा, रक्तदाब को मापने के लिए, ब्लड प्रेशर को मापने के लिए स्फिग्नोमैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। आप लोग देखे होंगे इस प्रकार से यहाँ साट दिया जाता है और पंप करने वाला रहता है, उसी को ही स्फिग्नोमैनोमीटर बोलते हैं। तो याद रखना है कि रक्तदाब को मापने के लिए स्फिग्नोमैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। रक्त के कौन सा अवयव घायल स्थान से रक्त स्राव के मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है? मान लिया जाए हमारा शरीर का थोड़ा सा अंग कट गया, वहां से खून बह रहा है और खून को रोकने में जो मदद करता है, अगर विटामिन का बात करेंगे, अगर बच्चों विटामिन का बात करेंगे तो क्या होगा? रक्त के अवयव का बात करेंगे तो प्लेटलेट्स होगा। विटामिन
के रक्त का अवयव प्लेटलेट्स। मंड परीक्षण के लिए, मंड परीक्षण के लिए हरी पत्ती पर आयोडीन डालने से पहले पत्ती को अल्कोहल में उबाला जाता है। कहता है कि मंड परीक्षण से पहले हरी पत्ती को आयोडीन में डालने से पहले पत्ती को अल्कोहल में क्यों डाला जाता है? तो याद रखिएगा, क्लोरोफिल को घोलने के लिए, क्लोरोफिल को घोलने के लिए प्यारे बच्चों। स्लाइड को सर्वप्रथम कितने कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा गया? तो याद रखिएगा 10x पर। स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है तो 10x पर देखा जाता है। ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? ग्लूकोज का सूत्र C6H12O6। आप बताइए ऑक्सीजन के कितने परमाणु? 6 परमाणु। ऑक्सीजन के 6 परमाणु होते हैं। पीत कहाँ से निकलते हैं? पीत जो है या कहाँ से निकलता है? तो प्यारे बच्चों, प्यारे लड्डू, यह जो पीत है वह यकृत से निकलता है। जो पीत है वह यकृत लीवर से निकलता है। LIVER, लीवर से निकलता है। दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन प्राय होता है। यह केमिस्ट्री का क्वेश्चन आ गया, इसके लिए और क्षमा चाहेंगे। दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन की प्रकृति कैसी होती है? तो याद रखना है क्षारीय। दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन की प्रकृति जो होता है वह क्षारीय होता है बच्चों। रुधिर का कौन सा अवयव रक्तस्राव को रोकने में मदद करता है? रुधिर का कौन सा अवयव रक्तस्राव को रोकने में मदद करता है? तो प्लेटलेट्स या पट्टिकाणु, प्लेटलेट्स या पट्टिकाणु या रक्त बिंबाणु। रुधिर, रक्त का कौन सा अवयव रक्तस्राव को रोकने में मदद करता है? तो प्लेटलेट्स या पट्टिकाणु। समान अनुशीतलन दाब कितना होता है? समान अनुशीतलन दाब कहेगा तो 80 mmHg होता है। समान अनुशीतलन दाब 80 mmHg होता है बच्चों। स्टोमाटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को कौन नियंत्रित करता है? स्टोमाटा, स्टोमाटा को हिंदी में रंध्र कहते हैं। स्टोमाटा को हिंदी में रंध्र कहते हैं। और रंध्र खुलेगा या बंद होगा इसका निर्णय जो करता है वह द्वार कोशिकाएं करता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। रंध्र खुलेगा या बंद होगा यह जो निर्णय करता है वह द्वार कोशिकाएं करता है। कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? वसा को पाचन करने वाला जो एंजाइम है वह लाइपेज है प्यारे बच्चों। कौन सा? लाइपेज। वसा को पाचन करने वाला जो एंजाइम है वह लाइपेज है। कौन सा? लाइपेज, लाइपेज। अगला प्रश्न देखेंगे। परेशान कर दिया एक मक्खी जी हम लोगों को। किस प्रकार के श्वसन में अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? अगर अधिक ऊर्जा मुक्त कहेगा तो याद है वायवीय श्वसन। वायवीय या तो इसी को बोला जाता है ऑक्सी श्वसन। कौन सा? ऑक्सी श्वसन बोला जाता है। तो आप याद रखिएगा कि किस प्रकार के श्वसन में अधिक ऊर्जा मिलती है? तो वायवीय या ऑक्सी। जो श्वसन ऑक्सीजन के उपस्थिति में होता है उससे हम लोग वायवीय या ऑक्सी श्वसन कहते हैं। मछली के श्वसन अंग का क्या नाम है? मछली किससे सांस लेता है? जो मछली फिश जो है वह किससे सांस लेता है? तो यह लेता है गिल्स या तो गलफड़ा। गलफड़ा, गलफड़ा याद रखिएगा। मछली जो सांस लेता है या गिल्स या गलफड़ा से बच्चों। ट्राइकिया तो एक कीड़ा मकोड़ा के श्वसन अंग का नाम है। छोटे मोटे जो कीड़ा मकोड़ा, तिलचट्टा हो गया और बहुत सारे छोटे मोटे कीड़ा मकोड़ा, तो उसके श्वसन का नाम ट्राइकिया है। त्वचा के द्वारा केंचुआ सांस लेता है। त्वचा के द्वारा केंचुआ सांस लेता है। फेफड़ा हम लोग मनुष्य के श्वसन अंग का जो नाम है वह फेफड़ा है। पौधों में गैसों का आदान प्रदान
पौधों में गैसों का आदान प्रदान पत्ती में पाए जाने वाले रंध्र के द्वारा। पौधों में गैसों का आदान प्रदान पत्ती में पाए जाने वाले रंध्र के द्वारा होता है बच्चों। सबसे तेज हृदय धड़कन किसका है? तो सबसे तेज हृदय धड़कन जो है ऑप्शन के अनुसार वह चूहा का है। सबसे तेज जो हृदय धड़कता है वह चूहा का धड़कता है बच्चों। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है? ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र C6H12O6। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र जो है वह C6H12O6 है। C6H12O6। तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वसन रंध्र पाए जाते हैं? तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वसन रंध्र पाए जाते हैं? तो आप याद रखिएगा 10 जोड़े। तिलचट्टा में जो श्वसन रंध्र की संख्या है वह 10 जोड़े पाए जाते हैं। बहुत परेशान किया हुआ है हम लोगों को। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस में होती है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होती है वह प्यारे बच्चों हरे पेड़ पौधे में, हरे पेड़ पौधे जो अपना भोजन बनाता है वह प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा, हरे पेड़ पौधे जो अपना भोजन बनाता है वह प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा बनाता है। फ्लोएम ऊतक द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन किस रूप में होता है? तब फ्लोएम जो है वह कार्बोहाइड्रेट का परिवहन सुक्रोज के रूप में करता है। जो फ्लोएम है वह कार्बोहाइड्रेट का परिवहन जो करता है बच्चों वह सुक्रोज के रूप में करता है। सुक्रोज के रूप में करता है। क्या ये परेशान किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है? जो पौधे हरे होते हैं वह क्लोरोफिल के कारण। पेड़ पौधे जो हरे होते हैं बच्चों वह क्लोरोफिल के कारण हरे होते हैं। पौधा में उत्सर्जित पदार्थ है। पौधा में कौन सा उत्सर्जित पदार्थ है? अर्थात बेकार पदार्थ पौधा में कौन सा है? तो गोंद यह भी है, टैनिन यह भी है, रेजिन यह भी है। अर्थात क्वेश्चन नंबर डी इनमें से सभी, इनमें से सभी। सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार के नाइट्रोजनी पदार्थ का उत्सर्जन होता है? जो सजीव है वह किस प्रकार के नाइट्रोजन पदार्थ का उत्सर्जन करता है, अपने शरीर से बाहर निकालता है? यूरिया करता है जी, अमोनिया यह भी करता है, यूरिक अम्ल यह भी करता है। तो ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। कौन सा संवहन ऊतक? अगर संवहन ऊतक कहेगा तो दो ही है, फ्लोएम एवं जाइलम। फ्लोएम एवं जाइलम। फ्लोएम बी और सी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, बी और सी दोनों। रक्त क्या है? रक्त क्या है? तो रक्त जो है वह तरल संयोजी ऊतक है। तरल संयोजी ऊतक है। तरल कहने का अर्थ है ठोस द्रव और गैस में द्रव को तरल बोला जाता है और संयोजी जोड़ने वाला ऊतक है। तो आप याद रखिएगा जो रक्त है वह तरल संयोजी ऊतक है। तो इसमें सिर्फ ऊतक ऑप्शन है। श्वसन के अंतिम उत्पाद क्या है? श्वसन का अंतिम उत्पाद जो है वह CO2 H2O एवं ऊर्जा है। तो आपको याद रखना है कि श्वसन का अंतिम उत्पाद CO2 H2O एवं ऊर्जा है। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ऑप्शन नंबर बच्चों डी सही हो जाएगा। दांत के सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? दांत के सबसे ऊपरी परत को इनेमल कहते हैं। दांत के सबसे ऊपरी परत को इनेमल कहा जाता है और हमारे शरीर का सबसे कठोर अंग भी जो है वह इनेमल ही है बच्चों। अगला देखिए बच्चों, मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग का क्या नाम है? मानव आहार नाल पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग का जो नाम है वह छोटी आंत है। मानव आहार नाल के सबसे लंबा भाग का नाम छोटी आंत है। छोटी आंत है बच्चों।
चालनी नलिकाएं किस में पाई जाती है? चालनी नलिकाएं जो पाई जाती है वह फ्लोएम ऊतक में पाई जाती है। चालनी नलिकाएं जो है वह फ्लोएम ऊतक में पाई जाती है। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? आरबीसी का जीवन काल 120 दिन। आरबीसी का जो जीवन काल है, आरबीसी रक्त, लाल रक्त कोशिकाएं, लाल रक्त कोशिकाएं, लाल रक्त कोशिकाएं का जो जीवन काल है रेड ब्लड सेल का 100 से 120 दिन, 100 से 120 दिन बच्चों। से 120 दिन। अगला है पौधे में श्वसन होता है। पौधों में जो श्वसन होता है जड़ के द्वारा भी, पत्तियों के द्वारा भी, तना के द्वारा भी, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी हो जाएंगे। स्वपोषी पोषण किस में होता है? स्वपोषी पोषण आप याद रखिएगा, हरे पेड़ पौधे। स्वपोषी पोषण हरे पेड़ पौधे, नील हरित शैवाल, नील हरित शैवाल और कुछ प्रोटिस्टा, कुछ प्रोटिस्टा, इसमें जो होता है वह स्वपोषी पोषण होता है। हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। जिस जीव के शरीर में, जिस जीव के शरीर में लाल रंग का खून नहीं पाया जाएगा, हम बोलेंगे उसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। कोई भी जीव के शरीर में अगर लाल रंग का खून नहीं पाया जा रहा है तो हम कह सकते हैं कि उसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। तो आप याद रखिएगा, मक्खी का खून लाल नहीं होता है, अर्थात मक्खी के खून में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? हीमोग्लोबिन, रक्त या तो कहेगा लोहा। हीमोग्लोबिन, रक्त या लोहा की कमी से जो रोग होता है वह एनीमिया रोग होता है। रक्त, लोहा एवं हीमोग्लोबिन के कमी से जो होने वाला रोग है वह एनीमिया रोग है बच्चों। ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य क्या है? ट्रिप्सिन का जो कार्य है वह प्रोटीन का पचाना। ट्रिप्सिन का जो कार्य है वह प्रोटीन का पचाना। वसा के पचाने में लाइपेज, वसा के पचाने में लाइपेज, कार्बोहाइड्रेट को पचाने में कार्बोहाइड्रेट, तो ये हो जाता है टाइलिन। टाइलिन, टाइलिन एंजाइम लार में पाए जाने वाला टाइलिन एंजाइम। तो ट्रिप्सिन का कार्य आप याद रखिएगा, प्रोटीन का पचाना। मुख गुहा में आहार के कौन सा भाग का, हमारे मुंह में आहार के कौन सा भाग का पाचन होता है? तो आपको याद रखना है कार्बोहाइड्रेट। हमारे मुंह में आहार के कौन से भाग का पाचन होता है? तो आपको याद रखना है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट बच्चों। ऑक्सीजन का वाहक कौन है? हमारे शरीर में ऑक्सीजन को एक अंग से दूसरे अंग में ले जाने का जो काम है, फेफड़ा से पूरे शरीर में जो फैलाने का काम है वह आरबीसी का है। किसका है? आरबीसी का है। हमारे शरीर में ऑक्सीजन को पहुंचाने का जो काम है वह आरबीसी का है बच्चों। रक्त में शर्करा को कौन नियंत्रित करता है? रक्त में जो शर्करा, चीनी की मात्रा को जो नियंत्रित करता है वह इंसुलिन नियंत्रित करता है। रक्त में शर्करा की मात्रा को इंसुलिन नियंत्रित करता है बच्चों। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस कहने का अर्थ है बच्चों, न्यूक्लियस कहने का अर्थ है कि न्यूक्लियस कहने का अर्थ है उसको केंद्रक। केंद्रक को इंग्लिश में न्यूक्लियस कहते हैं। और केंद्रक के खोज का जो श्रेय जाता है वह रॉबर्ट ब्राउन को जाता है। रॉबर्ट ब्राउन को जाता है। केंद्रक के खोज का जो श्रेय जाता है वह रॉबर्ट ब्राउन को कहा जाता है। रॉबर्ट हुक ने कोशिका का खोज किए थे। कोशिका का खोज कहेगा तो रॉबर्ट हुक के कहेंगे। पौधों में भोजन किस रूप में जमा होता है? पेड़ पौधों में जो भोजन जमा होता है बच्चों वह स्टार्च के रूप में। पेड़ पौधों में
जो भोजन जमा होता है वह स्टार्च के रूप में जमा होता है प्यारे बच्चों। पौधे और पशुओं के कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? कोशिका का जो अध्ययन कहलाता है वह कोशिका विज्ञान, इंग्लिश में इसको काइटोलॉजी कहते हैं। साइटोलॉजी कहते हैं। तो याद रखिएगा, कोशिका का अध्ययन कोशिका विज्ञान या साइटोलॉजी कहलाता है। मानव हृदय किससे घिरा रहता है? मानव हृदय जो घिरा रहता है पेरिकार्डियम झिल्ली से घिरा रहता है। मानव हृदय जो घिरा रहता है बच्चों वह पेरिकार्डियम झिल्ली से घिरा रहता है। कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? श्वसन तंत्र से संबंधित जो बीमारी है बच्चों वह निमोनिया है। निमोनिया श्वसन तंत्र से संबंधित जो बीमारी है वह निमोनिया है बच्चों। जीवन का एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? जीवन का एक महत्वपूर्ण विशेषता है वृद्धि। जीवन का एक महत्वपूर्ण विशेषता है वह वृद्धि है बच्चों। स्वपोषी पोषण होता है। तो स्वपोषी पोषण हरे पेड़ पौधे में, कुछ प्रोटिस्टा और प्रोकैरियोट्स में भी होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए और सी हो जाएगा। डी नंबर ऑप्शन ए और सी। ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होती है? ग्लाइकोलाइसिस जो होती है वह कोशिका द्रव में होती है। ग्लाइकोलाइसिस जो होती है वह कोशिका द्रव में, और यह जीवन का भौतिक आधार कहलाता है। जीवन का भौतिक आधार जो कहलाएगा वह कोशिका द्रव कहलाता है बच्चों। किस पौधा में रंध्र अनुपस्थित नहीं पाए जाते हैं? किस पौधा में रंध्र नहीं पाए जाते हैं? तो आप याद रखिएगा, हाइड्रिला पौधा में रंध्र नहीं पाए जाते हैं। ग्राहनी किसका भाग है? ग्राहनी जो भाग है वह छोटी आंत का। ग्राहनी जो भाग है बच्चों वह छोटी आंत का भाग है। मानव गुर्दे का आकार, मानव का गुर्दा किडनी का जो आकार है सीम के बीज के आकार का होता है। मानव शरीर में जो किडनी का आकार है वह सीम के बीज के आकार का होता है। प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण बच्चों दिन में होते हैं। प्रकाश संश्लेषण जो होते हैं वह दिन में होते हैं बच्चों। आज पर हम लोग इतना ही देखते हैं। धन्यवाद।